आज हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा कि पश्चिम एशिया में, जो हमारा विशेष है वो भी इसी पर है कि पश्चिम एशिया में भड़की संघर्ष की आग। जिस तरह से हमने देखा है कि इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है और इस तरह से पश्चिम एशिया में एक संघर्ष की आग एक बार फिर से भड़क गई है। हमने आपको इतिहास बताया कि बीते 100 सालों में किस तरह से वहां पे हालात रहे हैं। इन 100 सालों में कई बार दोनों ही पक्षों के बीच में भयंकर लड़ाइयां हुई हैं, हजारों लोगों की जान इसमें गई है और एक बार फिर से हमास की तरफ से सैकड़ों रॉकेट दागे गए इजराइल की तरफ से और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसलिए आज हम इस विशेष मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से संघर्ष की आग भड़क गई है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक संजय भट्टाचार्य जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाइट में। और साथ ही साथ हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत हैं। हर्ष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत संजय जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और हमने जो भी इतिहास बताया, जो स्थितियां बताई, ताजा हालात इजराइल में और फलस्तीन में, गजा पट्टी में जो कुछ है, मेरा सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो स्थिति है पश्चिम एशिया में, इजराइल और हमास के बीच जो कुछ मामला चल रहा है, वहां पे उस पूरे इलाके में इसका इंपैक्ट पीस पे, सिक्योरिटी पे आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? 7 अक्टूबर को हमास का जो हमला हुआ इजराइल के दक्षिण के इलाकों में जी, और उसके दौरान काफी इजरायली लोग मारे गए, काफी लोग किडनैप भी हुए। बहुत ही संगीन मामला इससे शुरू हुआ और इसके बाद इजराइल ने हमास पे, गाजा पे युद्ध का ऐलान किया। आप जानते हैं कि 73 के बाद ये शायद पहली बार ऐसा है जबकि युद्ध का ऐलान किया गया है। तो मामला बहुत ही संगीन है। सबसे देखने की बात यह है कि ये एक ऐसे समय पे आया जबकि पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट का हालात काफी सुधर रहे थे। अब ये आपने भी जिक्र किया था, अब्राहम अकॉर्ड्स के अंतर्गत कुछ अरब देशों के साथ इजराइल का नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस हुआ। सऊदी अरेबिया के साथ भी बातचीत चल रही थी। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच भी एक रप्रोशमा हुआ था, जिसके दौरान उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे। कतर को वापस काउंसिल में बुलाया गया, सीरिया को वापस अरब लीग में बुलाया गया। तो हम अगर देखते हैं तो अरब देशों में इजराइल के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें काफी सुधार आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ही संगीन मामला हुआ, जिसमें आप अगर देखें अरब देशों का रिएक्शन वो बहुत ही म्यूटेड है। 3 देशों ने आज तक मैंने जो देखा, कतर, सीरिया और यमन ने कहा है कि इसका निंदा किया है इसका, और बाकी देशों ने कहा है कि अभी ऐसे स्थिति में वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए, डी एस्केलेट करना चाहिए और वापस पीस टॉक्स की ओर जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन वहां पे डेवलप हो रहा है। ऐसे में प्रोफेसर हर्ष पंत, कैसे इसको आप देखते हैं, कैसे इसका आकलन किया जाए? क्योंकि लगातार स्थितियां गंभीर हैं, सैकड़ों की तादाद में वहां पे लोग मारे गए हैं, निर्दोष नागरिकों की उसमें मौत हुई है। और जिस बात की चर्चा पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से थी कि अब्राहम अकॉर्ड होने के बाद से कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएं, वहां पे शांति स्थापित हो जाए, लेकिन एक बार फिर से उन शांति प्रक्रिया को झटका लगा है हमास ने जिस तरह से अटैक किया है। देखिए, इस बात से तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक अपने आप में अप्रत्याशित आतंकवादी हमला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी ने भी बड़ी जल्दी अपनी सॉलिडारिटी, भारत की सॉलिडारिटी इजराइल के साथ रखी। क्योंकि जिस तरह से ये सामने आया है, जिस तरह से पूरा ये वाकया सामने आया है, जिस स्केल में हमास ने अटैक किया है कि लैंड, सी और एयर तीनों से उसके फाइटर्स आए, घुस गए इजराइल में, और जो मिसाइल अटैक्स हुए उसकी आड़ में ये अंदर घुसे। और अंदर घुसने के बाद जिस तरीके से वहां पर घटनाक्रम 24 घंटे चला, जिसमें कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल पूरी तरह से नाकामयाब दिख रहा था कंट्रोल करने में, और जितनी
तेजी के साथ ये सब कुछ हुआ है, उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि ये कोई एक्सीडेंटल हमला नहीं है, कि ये कोई जल्दबाजी में किया हुआ हमला नहीं है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से इसकी प्लानिंग हुई है और एक पूरी रणनीति के तहत इसको किया गया है। तो उसका रणनीति तो मुझे लगता है किसी हद तक मैसर साहब ने भी जिक्र किया कि जो चल रहा था, आपने उसका जिक्र किया, अब्राहम अकॉर्ड्स का जो नई तरह की स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बन रही थी मिडिल ईस्ट में, उसको तोड़ने की कोशिश, उसको किस तरह से दरकिनार किया जाए और किस तरह से ईरान और हमास दोनों ही अपने आप को एक इम्पोर्टेंट इंटरलॉक्यूटर की तरह एस्टैब्लिश करने में सफल हों, इसकी मुझे लगता है कोशिश इस अटैक के द्वारा की गई। हमास जिसके पास गाजा बहुत समय से था, जो कि गाजा को कंट्रोल करता रहा है, गाजा स्ट्रिप को बहुत समय से, उसके और जिस तरह से इजराइल पूरी तरह से एक इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार हुआ है, ये बड़े सवाल उठाएगा इजराइल के लिए। पर इस समय जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये आग कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। इजराइल ने भी बड़ी स्पष्ट कर दिया है कि वो हमास का जो स्ट्रक्चर है उसको नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब वो ये कोशिश करेगा उसके लिए उसको ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी गाजा में, जिसके लिए पहले ही नेतन्याहू साहब और इजराइल की सरकार वहां से ग्राउंड ट्रूप्स को वापस ले आई थी। तो जो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट और अर्बन वॉरफेयर की हम बात देख रहे हैं, ये जब गाजा में होगी तो उसके क्या परिणाम होंगे और वो किस तरह से उसका आंकलन दुनिया करेगी, ये बहुत बड़े मुद्दे मुझे लगता है उभर कर आएंगे टैक्टिकल और ऑपरेशंस रियलिटीज में। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली ऑफ कोर्स हम जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और अब्राहम अकॉर्ड्स की दशा देख रहे हैं, उसका क्या होता है उस पर भी नजर रखनी। क्योंकि ये मामला काफी पेचीदा है, काफी वर्षों से चली आ रही है ये सारा सिलसिला। लेकिन ऐसे में संजय भट्टाचार्य जी, हम जानते हैं कि इस पूरे मामले को एस्केलेट करने में दोनों ही पक्षों के, इस बार हमने देखा कि हमास की तरफ से ये सारी कार्रवाई की गई। ऐसे में जो बड़ी शक्तियां हैं, P5 कंट्रीज की अगर बात मैं करूं, ये इन शक्तियों किस तरह से ये रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हो जा रही है। हमने देखा किस तरह से कल जो वीडियोस आ रहे थे, वहां से फुटेज आ रही थी, उसमें महिलाओं के साथ जिस तरह से जबरदस्ती की जा रही थी आतंकवादियों की तरफ से, उन तस्वीरों को सभी ने देखा। ऐसे में इस पूरे मामले को अब और भी वो एस्केलेट ना हो, उसको शांत किया जाए, P5 कंट्रीज का रोल आप कैसे देखते हैं? वो इजराइल और हमास के बीच है। पैलेस्टीनियन ग्रुप में भी कुछ डिविजन्स हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, फतह जो कि वेस्ट बैंक में है, और हमास जो है, उसके सब पॉलिसीज एक जैसे नहीं हैं। और हमास का जो बहुत ही रैडिकल व्यूज है, उसके वजह से उसका और इजराइल का शुरू से बहुत ही तनाव का स्थिति था। फतह के साथ इजराइल का काफी तालमेल भी बन सकता था और बन सकता है अभी भी। अब अगर देखें, इजराइल के अंदर भी आज एक हम ऐसा स्थिति देख रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल डिविजन्स थे ये होने से पहले, लेकिन इसके तुरंत बाद, इस टेररिस्ट अटैक होने के तुरंत बाद पॉलिटिकल यूनिटी आ गया और जो ऑपोजिशन के थे उन्होंने नेतन्याहू को सपोर्ट किया एक इमरजेंसी गवर्नमेंट के तौर पे, और जो उनका जो यूनिफाइड स्टांस होगा ये हमास के अगेंस्ट, इसके लिए। तो पहला ये है कि जो अंदरूनी जो डिविजन्स है, इसका एक कारण है जिसके वजह से इसका प्रॉब्लम का जो रेजोल्यूशन है उसमें दिक्कत है। बाहर के जो एलिमेंट्स है, आप P5 के जिक्र कर रहे थे, या बाकी जो रीजनल प्लेयर्स है, उनका कोई इन्फ्लुएंस अगर है, जरूर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इजराइल पे भी एक इन्फ्लुएंस है P5 के कुछ मेंबर्स का, खासकर कि यूनाइटेड स्टेट्स का। आप जानते हैं कि जब भी ये नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी सऊदी अरब के साथ, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि ये पैलेस्टाइन इशू को भी कुछ हद तक आगे रिजॉल्व करने के लिए जा रहे थे जी। लेकिन इस मामले के बाद मेरे ख्याल उसमें भी जरूर बाधा होगा। पुराने कुछ और प्लेयर्स हैं, जैसे कि P5 में से जो कि रशिया और चाइना, जो कि मिडिल ईस्ट में जो हम लोग वेस्टर्न एशिया कहते हैं, उस इलाके में उनका इन्फ्लुएंस है। कुछ महीनों पहले आपको याद होगा कि चाइना ने एक प्रस्ताव डाला था वो मिडिल ईस्ट को रेकंसिलिएशन के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में चाइना का जो
उस इलाके में जो स्टैंडिंग था उसमें कुछ बदल आया है। और अभी जबकि तनाव इतने बढ़ चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि उनका कुछ खास रोल हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे में रीजनल पावर्स का जी जी बिल्कुल, तो उनका रोल मेरे ख्याल में अभी इंपॉर्टेंट होगा कि रीजनल पावर्स खासकर की अरब कंट्रीज कैसे इस मामले को संभालते हैं, क्योंकि इसका एस्केलेशन अगर ज्यादा हो तो सभी के लिए भारी पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में जो रीजनल पावर्स हैं उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आखिरी सवाल प्रोफेसर पंत ये कि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, और बीते वर्षों में भी बहुत ही सधी प्रतिक्रिया भारत हमेशा से देता आ रहा है, इस बार भी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि दोनों ही पक्ष संयम बरतें और इस पूरे मामले को और आगे ना बढ़ाएं, एस्केलेट ना करें। कैसे देखते हैं इस प्रतिक्रिया को? देखिए, भारत के संदर्भ में ये प्रतिक्रिया जायज है कि हम भी एक जो हमारा जो स्टैंडिंग है रीजन में, हम भी ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समस्या को सुलझाया जाए। और समस्या को सुलझाना तो दूर की बात है, लेकिन इस समय डीएस्केलेशन की कोई बात आगे ना बढ़े। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय हालात बन रहे हैं ग्राउंड पर, वो मिलिट्री टैक्टिक्स से ज्यादा अभी सुलझाए जाएंगे। और दोनों ही तरफ ये कवायद चल रही है, चाहे वो हमास की साइड हो या इजराइल की साइड हो, कि किस तरह से मिलिट्री एडवांटेज गेन करके तब नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। भारत और देशों का, काफी ऐसे देशों का, भारत के जो मित्र देश है उनका ये मानना है कि अगर ये हालात बद से बदतर होते हैं तो उसका खामियाजा वहां तो मिडिल ईस्ट को तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको दुनिया की आर्थिक जो स्थिति है उससे भी देखें तो ऑयल एंड गैस प्राइसेस हैं, आर्थिक ढांचा वैसे ही चरमरा रहा है, दुनिया में आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें अगर इसको भी हम आगे तक ले जाकर देखते हैं तो उससे भी काफी नेगेटिव टेंडेंसीज कम इजाफा होता है, इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए भारत भी ये चाहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो। उसी के तौर पर भारत ने बात कही। लेकिन भारत ने, मुझे लगता है, जो एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो ये आतंकवाद का मुद्दा है, ये भारत के हिस्से से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये हुआ है, इसका इम्पैक्ट भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो भारत के लिए भी ये जरूरी होता है कि वो किस तरह से अपनी सिक्योरिटी अपरेटस को दुरुस्त रखे और कैसे वो नजर रखे कि हमारी जो सीमाएं हैं उन पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दोनों मेहमानों की तरफ से कि अभी ये मामला जो भी हो, लेकिन डीएस्केलेशन होना बहुत ही जरूरी है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि जान माल का नुकसान तो होगा ही, लेकिन अभी जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति है उस पर भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए भी रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से और ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस लिहाज से भी दोनों ही पक्षों का डीएस्केलेशन होना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। संजय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर पंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और